गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे और उसी को हम लोग आज आगे लेकर के चलेंगे। आपको मालूम ही है कि सारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, कभी जीडी का, कभी ग्रुप डी का, कभी एसएससी का, कभी रेलवे का, कभी आपका बैंक पीओ का, ये सारा सेट हम लोग जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो सब हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो ये कि अभी जब शुरुआत हम लोग किए हैं तो उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन यानी जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम हुए हैं वो मैं उठाया हूँ और फिर धीरे धीरे करके हम उसको आगे की ओर हम यहाँ से बढ़ जाएंगे। तो अब आपको हम आगे ले करके चलते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके थे उसके आगे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कहता है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज का मतलब रोम्बस और विकर्ण का मतलब डायगोनल, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 25 मीटर व 24 मीटर है। इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल का मतलब एरिया होता है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं और समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। इसका जो एरिया यानी जो क्षेत्रफल निकालना है वो निकालना है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी हम कह सकते हैं, और विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि या 1/2 गुने d1 इंटू d2, यानी एक विकर्ण को d1 बोलेंगे और दूसरे विकर्ण को d2 बोलेंगे। तो पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण या विकर्णों का गुणनफल आप कह सकते हैं, जिसका आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है, दूसरे विकर्ण का भी लंबाई दिया हुआ है और हमसे एरिया यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक विकर्ण की लंबाई जो दिया हुआ है वो है 35 और दूसरे विकर्ण की जो लंबाई दिया हुआ है वो है हमारे पास 24। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने d1 है 35 और d2 है 24। अब यहाँ से एरिया यानी क्षेत्रफल निकल जाएगा और ये हुआ 12 बार में 12 × 5 = 7, 12 × 3 = 36 और 6 = 42, 420 हमारा क्षेत्रफल होगा। और सब मीटर में था इसलिए आंसर इसको मीटर में लिखेंगे। मीटर स्क्वायर, जिसको हिंदी में वह वर्ग मीटर कहता है, वर्ग मीटर। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आराम से, एक फॉर्मूला याद था उसी से हमने बना लिया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल या 1/2 गुने d1 इंटू d2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो नाव से है यानी बोट से है। तो जो भी चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा पहले उसके बारे में कुछ बता लूंगा तब आगे बढ़ूंगा। तो पहले हमें नाव के बारे में जानकारी लेनी होगी। नाव में दो चीज़ का जिक्र किया जाता है, एक नाव की चाल और एक धारा की चाल। नाव की चाल और धारा की चाल का जिक्र किया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें दो चीज़ है कि अगर नाव आप धारा की दिशा में, स्ट्रीम यानी करंट की दिशा में अगर आप नाव चलाएंगे तो नाव का जो स्पीड होगा और धारा का जो स्पीड होगा वो दोनों आपस में जुट जाएंगे। और जब आप नाव धारा के विरुद्ध चलाएंगे, विपरीत चलाएंगे, ऑपोजिट चलाएंगे तो आपका चाल जो है घट जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं डायरेक्शन में यानी धारा जिधर, नदी जिधर बह रही है, अगर उधर नाव चलाया जाए तो दोनों का, नदी जो जिस स्पीड से बह रही है वो और नाव जिस स्पीड से चल रहा है वो दोनों जुट जाएगा। और अगर उल्टा चलाया जाए तो दोनों का चाल यानी स्पीड घट जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कोई स्थान है, हमें नहीं मालूम है कि कितना दूर है, लेकिन ये कह रहा है कि एक नाव जो है वो यहाँ से चल करके वहाँ गई है और वहाँ से आ करके फिर वापस आ गया है। तो वापस आने में बोल रहा है कि बताइए जाकर वापस आने में टोटल वो जो टाइम ले रहा है वो है 50 मिनट ले रहा है। तो आप ऐसा देखिए, मान लीजिए कि एक स्थान A है और दूसरा स्थान B है। इधर से नदी बह रही है, आपको इधर से नाव चला करके यहाँ गया होगा और फिर से वापस आया होगा। तो इसका मतलब ये है कि गया होगा तो चाल जुट गया होगा, धारा की चाल और नाव की चाल, गया होगा तो जुट गया होगा और जब वापस आया होगा तो घट गया होगा। और जाकर वापस आने में टोटल इसको जो समय लग रहा है वो है 50 मिनट।
तो समय बराबर अगर मैं फॉर्मूला कहूं तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय को टाइम, दूरी को डिस्टेंस और चाल को स्पीड बोलते हैं। तो एक बार जाना है और फिर से वापस आना है, और जाकर वापस आने में टोटल इसको पूरी 50 मिनट का समय लगता है, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। ये हुआ समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। मैं मानता हूं कि यहां से यहां तक दूरी x किलोमीटर होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है x, अब चाल है, नाव का चाल है 7.5 और धारा का चाल है 1.5। तो इधर से धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चाल जोड़ देंगे, यानी कह सकते हैं कि 7.5 और प्लस में 1.5। अब समय बराबर फॉर्मूला लगाए हैं तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इसी दूरी को फिर से वापस आना है तो धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो दोनों चाल आपस में घट जाएंगे। ध्यान रखना है, धारा की दिशा में जाते हैं तो चाल को जोड़ दिया जाता है, धारा के विपरीत दिशा से आते हैं तो चाल को घटा दिया जाता है। अब इधर से जाने में उसको कुछ समय लगा होगा और उधर से आने में कुछ समय लगा होगा। जब दोनों समय को वो काउंट किया, गिना, तो आपको उसको लग रहा है 50 मिनट लग रहा है। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से हमने भागा दे दिया। ये है 9 और ये है 6, ये टोटल है 9 और ये टोटल है 6। अब 9 और 6 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो आता है 18, यानी मैं लिखूंगा 5/6 बराबर में नीचे हो जाएगा आपका 18। 9 दूना के 18, 2 एकम 2, तो इसको लिखेंगे 2x। 36 18, 3 एकम 3, तो 3 और 2 हो जाता है 5। इसको लिख सकते हैं कि ये 5x है। तो आपको मालूम है कि बराबर का साइन है तो ऊपर ऊपर कट जाता है और नीचे नीचे कट जाता है। देखिए 36 18, 3 बार में E5 से E5 खत्म। x का वैल्यू 3 आ गया, तो x का वैल्यू 3 आया, और 3 हमने क्या मान के रखा है? दूरी, इसलिए कि किलोमीटर में दूरी ही होगा। तो 3 किलोमीटर दूरी है वो हमारा स्थान, जहां पर एक नाव जाकर वापस आ गया। अब एक बार फिर से बोलूंगा कि हमें यहां से यहां दूरी जाना है, तो हम मान लेते हैं कि दूरी हमारा x किलोमीटर है। अब जाएंगे तो धारा की दिशा में तो नाव और धारा के चाल जोड़ दिया जाता है, और जब वापस आएंगे तो नाव के चाल में से धारा के चाल को घटा दिया जाता है। अब जाने में और आने में टोटल उसको टाइम, कुल समय, कुल का मतलब योग, योग मतलब सम, सम मतलब प्लस, यानी टोटल का मतलब भी प्लस ही होता है। तो जाकर वापस आने में इसको टोटल 50 मिनट का समय लगता है, और यह है मिनट, और मिनट को मतलब समय बोलते हैं, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इस दूरी को इस चाल से गए, साथ में गए, जोड़ के गए, उधर इसी दूरी को वापस आने लगे तो दोनों का चाल घट करके आएगा। ये है 9 और ये है 6, एलसीएम लेंगे 18 होगा। 2 बार ये और ये 3 बार, 2 और 3 5 होता है, 2 और 3 5 होता है, 5 से 5 ये कट गया, 36 18 कट गया। x का वैल्यू 3 आया, और x हमने किलोमीटर मान रखा था, यानी वो जो दूरी है वो 3 किलोमीटर की है। तो आप इसको देखिए, अगला आप पर आते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का है कि एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान जाकर वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता है। तो दोनों स्थान के बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन ये था। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन के अनुसार मुझे चलना पड़ रहा है, वरना उसको बेसिक से बना करके कंसेप्ट वाइज बनाइएगा तो आंसर उससे एक पीछे आता है, यानी आंसर 24 आएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। आपका ऑप्शन है 25, 30, 50, 45, तो हमको लगभग में लेकर के चलना पड़ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट बनाएंगे। वरना जैसे कुछ स्टूडेंट जानते हैं तो वो अगर बेसिक से बनाएंगे तो आंसर अलग आ जाएगा, जैसे 24 आएगा, लेकिन इस बार आंसर 25 आएगा। कारण ये है कि ऑप्शन लगभग में बहुत दूर दूर दे दिया है, और जो हमारा आना चाहिए वास्तविक में वो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करना पड़ रहा है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देखिएगा, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना चाह रहा है कि आप ऐसे बना पाते हैं या नहीं, या फिर आप अपने ही क्वेश्चन पे उलझ जाते हैं। ये बोल रहा है क्वेश्चन का क्या नाम है कि 300 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है,
300 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 2, 4, 6 से विभाजित किया जा सकता है, यानी 2 से, 4 से और 6 से सब से कट जाएगी। ऐसी कितनी संख्या है 300 से 600 के बीच में, यानी 2 से भी दे तो कट जाए, 4 से भी दे तो कट जाए, 6 से भी दे तो कट जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अगर बिना कंसेप्ट के चलेंगे तो आपको 2 से भी काटना होगा, 4 से भी, 6 से भी काट के बार बार देखते रहना पड़ेगा कि ऐसी कितनी संख्या है जो कि आप एग्जाम में वैसे नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम के मेथड से बनाया जाता है, यानी मैं उस संख्या को ढूंढ लूंगा जो वो तीनों से कट जाता हो, वो तीनों से कट जाता हो। अगर वो संख्या मैं ढूंढ लूंगा और उस संख्या से मैं काट के देखूंगा तो वो सभी संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगे जो इन तीनों से कट सकते हैं। तो हम एक ही बार में डायरेक्ट निकालेंगे और क्या करेंगे कि 2, 4, 6 का हम एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 12। हमारा एलसीएम हो गया 12। अब मैं क्या करूंगा कि 300 के बाद और 600 तक ऐसे सभी संख्या को मैं खोजूंगा जो 12 से कट जाएं। जो भी संख्या 12 से कटेंगे वो सब संख्या 2 से भी कटेगा, 4 से भी और 6 से भी। तो इसलिए हम आगे आएंगे डायरेक्ट 12 पर, इसीलिए इनका एलसीएम लिया जाता है और वो आता है 12। और 12 से मैं जितनी संख्या को काट पाऊंगा वो सभी संख्या इन तीनों से कट जाएंगे। तो अब आते हैं, तो अब देखिएगा कि टोटल 600 में 12 से कटने लायक कितनी संख्या है, तो 12 बचे 60। 50 ऐसी संख्या है जो पूरे 600 यानी 1 से लेकर के 600 तक में पूरे 50 संख्या हैं जो आपके 12 से कट जाएंगे। लेकिन आपसे ये तो नहीं कहा है कि हमें 100 से 600 के बीच में बताओ, हमें तो कहा गया है कि 300 से 600 के बीच में बताओ। तो हम क्या करेंगे कि अब 1 से लेकर के 300 के बीच में कितनी संख्या है जो 12 से कटती है, तो 300 को हम 12 से भाग देंगे और ये आएगा 12 दूनी 24 और 12 बचे 60। यानी 1 से लेकर के 300 तक 25 को संख्या है जो 12 से कटेंगे और 1 से लेकर के 600 तक 50 को संख्या है जो 12 से कटेंगे। मुझे क्वेश्चन के अनुसार 300 से 600 के बीच बताना है, तो यानी 301 से लेकर 300 की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो 600 में मैं 300 वाला संख्या को घटा दूंगा और आंसर आएगा 25 को ऐसी संख्या है, यानी 300 और 600 के बीच में 25 ऐसी संख्या हैं जो 12 से कट जाएंगे और 12 से जो कटेंगे वो इन तीनों से कट जाएंगे। तो मैं क्या किया कि 600 में 12 से भाग दिया, टोटल 50, लेकिन ये 50 को आया 1 से लेके 600 तक में। 600 ऐसी संख्या है, 600 तक में 50 ऐसी संख्या है जो 12 से कट जाए और 1 से लेकर ये 300 है, इसको काटूंगा तो 25 को ऐसी संख्या है जो 12 से कटते हैं। तो हमें चूंकि 300 और 600 के बीच में बतलाना है, इसलिए 300 हट जाना चाहिए। तो 300 में 25 को संख्या है तो 25 संख्या मैं निकाल दूंगा, आंसर आएगा 50 माइनस 25, 25 आएगा। यानी 25 ऐसी संख्या हैं जो 300 और 600 के बीच में हैं जो 12 से कटेंगे और जो 12 से कटते हैं वो इन तीनों से कट जाएंगे। तो हमारा आंसर 25 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से यहाँ बताना चाहता हूँ, बेसिक वाइज बनाइएगा तो यहाँ 24 आएगा। बीच का मतलब होता है 600 को छोड़कर। एक ये 600 जो है वो संख्या हमें छोड़ना होगा, 600 से पीछे जो संख्या 12 से कटे उसको लेना होगा। तो एक संख्या जैसे ही छोड़ देंगे 49 हो जाता, 49 में से 25 घटाते 24 आता, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हम उस चीज पर बात ही नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए ने एक रेडियो 180 रुपया में बेचा और 10% हानि पर बेचा, यानी 180 रुपया में बेचा और 10% का उसको हानि हो गया, हानि मतलब लॉस। तो बोल रहा है कि रेडियो का लागत मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, खरीद के कितना मिलाया है, सीपी कितना है। आप पहला चीज देखिए कि बात परसेंट की है, तो परसेंट का मतलब होता है 100 और मेन जो फ्रैक्शन होता है वो होता है
100/100। अब देखिए लाभ होगा यानी प्रॉफिट, तो इसमें जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो होगा लिखेंगे, यानी 10% लाभ का मतलब 10% प्रॉफिट का मतलब 110/100 कहलाएगा। लेकिन अगर हानि होगा, लॉस होगा, तो इसी में से घटाएंगे और 10% हानि यानी लॉस का जो फ्रैक्शन बनेगा 10 घटाइएगा तो 90/100 कहलाएगा। ये होता है फ्रैक्शन। तो आपको पहला काम ये करना है कि आप उस फ्रैक्शन को तैयार करके रखें, और जब उस फ्रैक्शन को आप तैयार करके रखेंगे तब आप देखेंगे कि 10% हानि का जो फ्रैक्शन है वो 90/100 में है। अब आप सोच करके खुद देखिए कि आप कोई सामान 180 रुपया में बेचे हैं, आप कोई सामान 180 रुपया में बेच दिए और आपको लॉस हो रहा है, हानि 10% दिया हुआ है, इसको भूल जाइए। आप ये सोचिए कि आपको लॉस हो रहा है यानी हानि हो रहा है। तो आपको अगर लॉस हो रहा है यानी मैं आपका कोई सामान 180 रुपया में किसी को दिया और मुझे नुकसान हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खरीद करके 180 से ज्यादा में लाया था, ज्यादा में लाया और बेच दिया कम में, इसलिए मुझे नुकसान हो गया। तो अब आपको सोचना जैसे है वैसे ही फ्रैक्शन बना देना है। आपको निकालना है क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य यानी सीपी यानी लागत मूल्य। आपको सोचना ये है कि 180 रुपया में मैंने बेचा और बेचने पर हो गया मुझे नुकसान यानी लॉस। तो इसका मतलब यह है कि मैं खरीद करके 180 से ज्यादा में लाया था, तो ये ज्यादा वाला, इसमें जो ज्यादा होगा उसको आप ऊपर रख दीजिएगा। तो ज्यादा 100 है तो 100 रखिए और बटा में 90 काटिएगा, 2 बार में आंसर आएगा 200। आप खरीद करके 200 में लाए थे और बेचे हैं 180 में, तो 10% का तो लॉस होगा ही। एक बार फिर से 10% लॉस का फ्रैक्शन बना करके रखिए। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते होंगे, यहाँ से आप जो जानते हैं वो यहाँ से समझिए कि 10% हानि यानी लॉस का फ्रैक्शन 90/100 है। अब मैं कोई सामान बेच रहा हूँ 180 में और मुझे नुकसान हो रहा है, इसका मतलब मैं खरीद करके ज्यादा में लाया हूँ, तो इसमें जो ज्यादा होगा उसको आप ऊपर डाल दीजिए। आप ऊपर डालिएगा, कटेगा 200। खरीद करके 200 में लाया था, बेच दिया 180 में, नुकसान 10% का हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि √2 - 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी इसका सरलीकृत मान बताइए, सिंपलीफाई करिए, सिंपलीफाई। तो अगर मैं इसको मानूं a और इसको मानूं b, तो a - b का ये होल स्क्वायर है, और a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² - 2ab। इसको मैंने माना a और इसको माना b, तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab होता है। तो इसका मतलब इसका करना होगा a² प्लस में b² और माइनस में 2ab, 2ab। देखिएगा √2 खत्म। आपको मालूम होगा कि रूट का जब आप स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हटता है, रूट का जब आप स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हटता है। तो जब रूट का स्क्वायर करेंगे यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो बचा 2, यहाँ भी रूट हटा तो बचा 1/2, और माइनस यहाँ सब कटने के बाद आया है 2। देखिएगा ये प्लस में 2, ये माइनस में 2, प्लस माइनस खत्म, आंसर आया 1/2। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा यानी इसको सरलीकृत करूंगा तो आंसर आएगा 1/2। एक बार फिर से √2 - 1/√2 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यानी इसको a इसको b, तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab लिख दिया, खत्म। रूट का स्क्वायर करने पर रूट केवल हटता है, तो यहाँ से हमने रूट हटाया तो यहाँ 2, यहाँ 1/2 और ये -2, प्लस और माइनस खत्म, आंसर आया 1/2। अगला जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जिसमें बोला जाता है कि 10 आदमी किसी काम को इतना दिन में कर रहे हैं, तो बताइए 5 आदमी इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि मैन डे आवर MDH और बटा में W। मैन, M का मतलब मैन आदमी, डे का मतलब दिन,
और H का मतलब आवर माने घंटा, W का मतलब वर्क मतलब काम। आपको ऐसे क्वेश्चन में आदमी, दिन और घंटा जो होंगे उसको ऊपर रखना है और काम को नीचे रखना है। आदमी, दिन, घंटा को ऊपर रखना है और काम को नीचे रखना है एक सेंटेंस में। इस सेंटेंस को बैठा लेंगे और फिर ऐसे ही एक और बनवाएगा जो सामने बराबर करके उसी को फिर से रख देंगे। दोनों ही कंडीशन में आदमी, दिन और घंटा को ऊपर रखना है और काम को नीचे। क्वेश्चन कहता है कि 5 आदमी 120 चादर 15 दिन में बनाते हैं। तो 5 आदमी है, 15 दिन समय है, 120 चादर काम है। तो इस काम को नीचे रखेंगे। तो यहां कहता है कि 5 आदमी 15 दिन में 120 चादर बनाते हैं। तो के लिए बराबर का साइन, तो मतलब बराबर। तो कहता है कि 14 आदमी 5 दिन में कितने चादर बनाएंगे। हम मान लेते हैं X चादर बनाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, आदमी, दिन था, ऊपर लिखे, काम था, नीचे लिखे। आदमी था, दिन था, ऊपर लिखे, काम था, नीचे लिखे। फ्रैक्शन बनाएंगे कि 5 आदमी 15 दिन में 120 चादर बना सकते हैं। तो के लिए बराबर का साइन। तो 14 आदमी 5 दिन में कितने चादर बनाएंगे। हम मान लेते हैं X चादर बनाएंगे। बराबर का साइन होगा तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देखिए, M से M खत्म, D से D खत्म, 5 से काटिए, 5 तिया 15। ये देखिएगा, 5 तिया 15, 15 8 120। ये तिरछा तिरछी गुना। तो इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो X का वैल्यू आ जाएगा 8 चौका 32, 8 एकम 8 दिन 11, यानी 14 8 112। तो ये हुआ तिरछा तिरछी गुना। मैंने ऊपर ऊपर काटा, ऊपर नीचे तो कटता ही है, तिरछा तिरछी गुना होता है। तो X का वैल्यू 112, यानी 112 चादर ये लोग बना देंगे। तो अब हम कल फिर मिलेंगे इसी टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये सारा वीडियो देखते रहिए और बार बार इसका रिवीजन कीजिए। 10-20 वीडियो जाने के बाद आपको सारा मैथ का फॉर्मूला और कंसेप्ट याद हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे और समझ में भी आपको आएगा। लेकिन अगर आप अभी नहीं ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगेगा। तो आप क्या करेंगे कि डेली इसको 2 बार 3 बार देखते जाइए और सारा चीज़ याद करिए जो मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार दौड़ते रहेंगे और हम लोग उसी को हमेशा पढ़ते रहेंगे और ऐसे करते करते सिलेक्शन पा लेंगे। तो चलिए, थैंक यू।